गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिल्प गिरधारीलाल शर्मा, मैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गिरधारी सर पर आप सभी का वेलकम है। जैसा कि जिस प्रकार से आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपको हर प्रकार से हर बातें आपके समझ में आ रही हैं और कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुत अच्छी बात है, आप कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। आगे हम बात करेंगे हम वॉइस के बारे में, जो हमारी पिछली सीरीज हुई थी वॉइस की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो उसी स्टेप में हम आज आगे बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट तक पिछले वॉइस के जो वीडियोज बने हैं उसमें मैंने आपको बताया है। आज हम उसी स्टेप में आगे बात करेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ही हम बात कर रहे हैं, ग्रामर का टॉपिक है हमारा, जिसमें हम बात कर रहे हैं आगे। और उस स्टेप में हम आगे बात करना चाह रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था डबल ऑब्जेक्ट के बारे में। आज मैं उसी स्टेप में आगे नेक्स्ट जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब ये क्या होते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, ये ध्यान देना है आपको। भाई जैसे आप एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये बिल्कुल आसान बात है, आपने सीखी है पहले। तो अब हमें एक्टिव वॉइस के ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो अनइम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा हमें नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये कौन कौन से हैं ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं बात करता हूँ। ये होते हैं आपके, एक आता है दे नाम आता है, एक वी का नाम आता है दे वी, एक आता है आपके पीपल। ठीक, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ऑल पीपल भी इसमें आ सकता है। ठीक है, पीपल भी लिख सकते हैं, ऑल पीपल भी लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक जो छोटा सा कन्फ्यूजन है मैं अभी दूर करूँगा। तो दे वी पीपल या ऑल पीपल, इसके अलावा हम कह सकते हैं someone, somebody, everyone, everybody, everybody। एक आता है वन और एक आता है चिल्ड्रन। ये सभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनका यूज पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, एक्टिव का जब ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस में करते हैं उस समय बाई प्लस इनका यूज नहीं किया जाता है। ठीक, अब मैं आपको एक जो छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो मैंने अभी बताया था पीपल के बारे में, तो पीपल में एक नोट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि सम पीपल या मैनी पीपल, यदि आपका सब्जेक्ट सम पीपल या मैनी पीपल आ जाता है तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय इनका यूज़ करना होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स सम पीपल एंड मैनी पीपल, बट ओनली पीपल या ऑल पीपल आर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। ओके, ठीक, बात समझ में आ गई। तो आपने क्या सीखा? दे का, वी का, इसके अलावा आपके पीपल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन एंड चिल्ड्रन। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं उस समय आपको इन सब्जेक्ट्स को बाई प्लस ऑब्जेक्ट्स के रूप में यूज़ नहीं करना होता है। बात समझ में आ रही सबके? ठीक, अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पीपल स्पोक इंग्लिश
सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश इन द वर्ल्ड, ये हमारा सेंटेंस है। ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले लिखना है। इंग्लिश स्पीक जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे एज। फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। एंड सीधा हम ये इन द वर्ल्ड क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ स्पोकन बाय पीपल नहीं लिखा जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऐसे ही जब हमारे पास मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, हमने लिखा मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। तो अभी अभी आपने सीखा है पीपल स्पीक इंग्लिश इन द वर्ल्ड, तो यहाँ आपने बाय पीपल के रूप में नहीं लिखा। बट जो नोट देखिए, नोट में मैंने लिखा सम पीपल एंड मैनी पीपल, ठीक है। क्या लिखा, सम पीपल एंड मैनी पीपल। तो जब भी सब्जेक्ट ये आते हैं तो ये बिल्कुल बाय प्लस के रूप में लिखे जाएंगे। जैसे देखिए इसमें हमारे क्या है, मैनी पीपल सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, टी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ लिखा जाएगा टी एज टेकन बाय मैनी पीपल in the morning, ओके, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ मैनी पीपल जो आया है या सम पीपल आ जाता है, मैनी पीपल आ जाता है, तो आपको क्या करना होता है, बाय प्लस के रूप में लिखना होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एक सब्जेक्ट और एक देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं इसी का, जिसे मैंने यहाँ पे कहा, ऊपर लिख देता हूँ मैं। someone stole my car, someone stole my car, ये सेंटेंस आता है आपके सामने। तो आप क्या लिखेंगे, my car was stolen, my car was stolen, my car was stolen। तो यहाँ आप by someone नहीं लिखेंगे, ओके। क्यों? क्योंकि ये जो someone है ना, ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसलिए पैसिव वॉइस में से लिखने की आवश्यकता नहीं हो रही है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के नेक्स्ट जो बात हमें जारी रखनी है, हमें इसके साथ में ही बात करनी चाहिए। तो मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ अभी। किसके बारे में? असर्टिव सेंटेंसेज के बारे में। तो पहले भी मैंने आपसे कहा था कि असर्टिव सेंटेंसेज में क्या होता है बेटा, हमेशा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। असर्टिव एंड नेगेटिव मिलकर के ही असर्टिव होता है। तो अपन नेगेटिव सेंटेंस की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैं आगे बात करना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि सी डज़ नॉट बाई, सम डज़ नॉट बाई बुक्स, सी डज़ नॉट बाई बुक्स। अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें क्या करना होगा, बुक्स से शुरुआत करनी होगी, बुक्स। अब ये डज हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें किस में जाना होगा,
हमें इजारे में जाना होगा। तो यहाँ आ जाएगा आर, क्या आएगा आर। बुक्स आर नॉट बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय हर, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। ऐसे अपन यदि बात करें आगे ऐसे ही सेंटेंस की, तो मैंने यहाँ पे लिखा ही डिड नॉट राइट स्टोरीज, ये मैंने लिखा ही डिड नॉट राइट स्टोरीज। तो आपको जब पैसिव वॉइस बनाना है तो आप क्या करेंगे, स्टोरीज डिड की जगह आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब वर या वॉज में से एक करना होगा। तो ये स्टोरीज है इसलिए हम वर करेंगे। स्टोरीज वर नॉट राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको नेगेटिव ही रखना है। ऐसे नहीं कि हमें नेगेटिव में दिया है हम अफर्मेटिव में चेंज कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का उसको नेगेटिव में ही रखना है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। यानी जो आपने पहले रूल्स सीखे थे, पहले आपने जो कंसेप्ट सीखे थे, उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होता है, हमें नेगेटिव सेंटेंस सीखना होता है। चलिए आगे अपन जो इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं आज की, वो आगे एक छोटी सी बात और है, उसको भी आपको समझना होगा। आज हम आगे बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस हुआ, और ये जो सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है वो, और दूसरा होता है WH वर्ड से जो शुरू होता है वो। ठीक है, दो प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा जा सकता है। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाला। ठीक है, देखिए आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि दो प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाने वाला सेंटेंस और WH वर्ड से शुरू किया जाने वाला सेंटेंस। ठीक है, तो हम इसमें जो पढ़ेंगे ना वो बात हमें ध्यान में रखनी है विशेष कि क्या इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज है वो हमें ध्यान में रखना है। जैसे सुनिए, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक सेंटेंस की, जैसे मैंने यहाँ पे कहा डू यू रीड इंग्लिश, ये आपका सेंटेंस है। यानी यहाँ पे इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में ही रखना है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जैसा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो वहाँ पर जो आपका डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ना, किसमें एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसको अपन किस में ले जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कभी कभार उनके दिमाग में आ जाता है इंट्रोगेटिव वाला, वो सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाली बात याद आ जाती है, तो वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करने की संभावना रहती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को अगली हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है। यानी जो हमने नियम पहले सीखे थे, तो डू जो है ना, अकॉर्डिंग इसमें देखो ये है आपका सब्जेक्ट, ये इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो यहाँ डू जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, तो ये पहली बात हमें टेंस देखना होगा। टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये इजारे में चली जाएगी। किसमें, इजारे में। अब यहाँ पे सिंगुलर है तो इजारे में से क्या लिखना होगा, इज लिखना होगा। उसके बाद में इंग्लिश लिखा जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म कौन सी है, रीड। रीड जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे रीड ही होगी। और उसके बाद में बाय यू, क्वेश्चन मार्क, इज इंग्लिश रीड बाय यू, ऐसे बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। जैसे आपने यहाँ पे लिखा डिड सी गिव ए पेन, क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा,
डिड सी गिव ए पेन। कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? यहाँ डिड है हेल्पिंग वर्ब, तो ए पेन के अकॉर्डिंग यानी डिड किस में जाएगा? वॉज वर्ब में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? ए पेन है ना, इसकी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे वॉज। वॉज ए पेन, वॉज ए पेन। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन बाय हर, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। यानी डिड का आपने क्या लिखा? वॉज, क्योंकि डिड हमेशा वॉज वर्ब में चेंज होती है। और उसके बाद में सब्जेक्ट आपने लिख दिया ए पेन, उसके बाद में गिव की थर्ड फॉर्म यानी गिव का पास्ट पार्टिसिपल गिवन, और बाय लगा करके हमने शी को किस में चेंज कर दिया? हर में चेंज कर दिया। ठीक, ऐसे ही हम आगे बात करें तो ये तो हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है, ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसी स्टेप में आगे WH वर्ड से जो शुरू होता है उसे हम कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वाई डू यू राइट स्टोरेज। वाई डू राइट स्टोरेज, ये आपने क्या लिखा है? ये आपने WH वर्ड से शुरू कर दिया सेंटेंस को। तो क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड को WH वर्ड का ही रूप लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे थे, लेकिन WH वर्ड में कोई चेंजेस नहीं होता है। और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के बाद में एज इट इज़ बातें आपने वैसे ही रखी जो पहले आप सीख चुके हैं, पहले आपने सीख लिए वैसे तो रखिए। इसमें कोई, जैसे मान लो आपने यहाँ डू की जगह इज रखा, इसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट रखा है सब्जेक्ट के रूप में, तो वो पहले वाली बात है। आपने पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है, तो पहले वाली बात मैंने सिखा दी है। बाय प्लस आपका जो सब्जेक्ट है, तो बाय प्लस आपने ऑब्जेक्ट कर दिया, बाय प्लस यू कर दिया, तो ये मैंने पहले आपको सिखा दिया। इसमें भी ये वाई जो है ना, ये नई बात है आपके लिए। WH वर्ड को WH वर्ड का ही रूप रखना है, मतलब WH वर्ड ही लिखना है। उसके तुरंत बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है डू, तो इसका मतलब इजारे में जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा भाई। इज आर एम में से क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे? स्टोरेज लिखेंगे, स्टोरेज। उसके बाद में आप जो राइट है इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है, रिटर्न, और आगे बाय यू। ऐसे आपका क्या बन जाता है? WH वर्ड का क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस बन जाता है। चलिए अपन और सेंटेंस लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पढ़ा है उसमें दो बातें आपने सीखी हैं। एक आपने हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू हुआ है, और दूसरा WH वर्ड से जो सेंटेंस शुरू हुआ है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है केवल, बाकी बातें एज इट इज़ जो आपने असर्टिव सेंटेंस में सीखी थी वो ही रूल और रेगुलेशन काम कर रहे हैं। और WH वर्ड में पहले सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना होगा एज इट इज, जैसा कि आपको एक्टिव वॉइस के अंदर आपको मिलता है वैसे ही आपको लिखना होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वाट। अगला सेंटेंस जो हमारा है उसके बारे में बात करते हैं। वाट इज ही राइटिंग? वाट इज ही राइटिंग, आपने क्या लिखा? वाट इज ही राइटिंग, आपने लिखा वाट इज ही राइटिंग। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हल्का सा होना नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको कहा था WH वर्ड को सेम एज इट इज़ लिखना है, वो लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है। उसके बाद में इसको आपको ऑब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज ही राइटिंग, इज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा है ना। व्हाट इज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इज हमेशा किस में जाता है? इजारे में ही जाता है। अब यहाँ पर कुछ भी है नहीं आगे, तो अपन इज का इज लिखेंगे। अब यहाँ पर इज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीइंग आ जाएगा। बीइंग के बाद में राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाती है, और उसके बाद में बाय लगा करके जो आपका सब्जेक्ट है इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, बाय हिम। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम, ऐसे आप क्या करेंगे? क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। ऐसा मान लो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए। देखिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? वेयर का वेयर, उसके बाद में आर,
यू गोइंग। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वेयर आर, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में गॉन, उसके बाद में बाय यू। ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने जगह का नाम है तो वेयर इज आएगा यहाँ पे, क्योंकि जगह के नाम के लिए आपको यहाँ पे इज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कोई पैलेस, एक प्लेस है, एक स्थान है, वहाँ पे आप जा रहे हैं, तो आप वेयर इज़ बीइंग गॉन बाय यू। क्योंकि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, फिर भी इस ऑब्जेक्ट का जब हम पता लगाते हैं, तो जैसे मैंने क्वेश्चन किया वेयर आर यू गोइंग, तो आप आंसर क्या देंगे कि आई एम गोइंग टू कुचामन सिटी। तो यहाँ कुचामन सिटी जब एक बात करते हैं, यहाँ लिखा नहीं जाएगा, लेकिन जब उस कुचामन सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे आर का यूज नहीं कर सकते, हम इज का यूज़ करेंगे। तो वेयर इज़ बीइंग गॉन बाय यू, ऐसे आपका क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। और देखते हैं आगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया होम इज ही, होम इज ही हेल्पिंग, ठीक है, होम इज ही हेल्पिंग, ऐसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। इसका क्या बनेगा, हुम को हमेशा चेंज किस में करना होता है, हु में करना होता है। उसके बाद में इजारम किस में जाएगा, इजारम वो इजारे में रहेगा, तो हु इज यहाँ पे क्या होगा, बीइंग आएगा, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, हेल्प्ड हो जाती है, और बाई ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। तो आप क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब हु से कोई वाक्य शुरू होता है, हु से वाक्य जो शुरू होते हैं उन्हें हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे हु ब्रॉक दिस, हु ब्रॉक दिस ब्यूटीफुल कप, हु ब्रॉक दिस ब्यूटीफुल कप, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ हमेशा ये याद रखना है कि जब हु से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उसे बाई हुम में चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है, बाई हुम में चेंज करना होता है, ठीक है, बाई हुम। उसके बाद में यहाँ ब्रोक है, सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस, तो ये हमेशा वॉज वर्ब में चली जाती है। बाई होम, तो यहाँ दिस ब्यूटीफुल कप है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब करेंगे। बाई होम वॉज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। बाई होम वॉज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन, ऐसे आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। हु से क्वेश्चन शुरू किया, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, तो यहाँ पर ये जो दिस ब्यूटीफुल कप है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बाई होम के बाद में आपने क्या लिखा, अकॉर्डिंग ब्रोक के आपने वॉज वर्ब लिख दिया, दिस ब्यूटीफुल कब लिखा, उसके बाद में ब्रोक की थर्ड फॉर्म आपने ब्रोकन लिख दी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और हल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हु रॉट दीज स्टोरीज, इसको अपना पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई होम रॉट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वर्ड लिखेंगे, वर्ड दीज स्टोरीज रिटन, बाई होम वर दीज स्टोरीज रिटन, आपको ऐसे आंसर लिखना होता है। अंडरस्टैंड, सभी के समझ में आ गई होगी बात अच्छी तरह से। देखिए मैंने जो आपको बातें बताई हैं ये बातें केवल और केवल आपको मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। इससे पहले हमने क्या सीखा था, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात की थी। तो आई होप ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसका आप आंसर ले सकते हैं। आई होप ये अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को जितना शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ बने रहे पूरे वीडियो में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।